नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के प्रिंस टर्की ने जो स्टेटमेंट दिया है यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेते हुए। वो अपने आप में अद्वितीय है। आप सोच के देखिए, यूएई का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और वो यूएनओ में आया हमास के विरुद्ध। सऊदी प्रिंस का स्टेटमेंट आया हमास के विरुद्ध, लेकिन सऊदी प्रिंस ने भारत का इलस्ट्रेशन दे दिया कि आपको, मतलब हमासियों को, हमास के जो लड़ाके हैं, लड़ाके नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी हैं, उनको भारत से सबक लेना चाहिए। आप सोचिए कि वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को हमास से जोड़ रहे हैं। अब इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से लिया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से वो चर्चा करेंगे कि आखिर भारत का जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसमें जो बिना खड़ग बिना ढाल की बात कही जा रही है, वो सऊदी प्रिंस के दिमाग में है कि भारत में महात्मा गांधी ने बिना खटक बिना ढाल भारत को स्वतंत्रता दिलवा दी और अंग्रेजों को, ईसाइयों को यहाँ से जाना पड़ा। मैं उन विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से करूँगा कि आखिर बिना खटक बिना ढाल हमको स्वतंत्रता मिली, या फिर हमने उसके मूल्य चुकाए, या फिर वो इंटरनेशनल पॉलिसी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इतिहास का विषय है और मुझे लगता है कि हम सबको इस विषय पर जानकारी होनी चाहिए। जब मैं, चूँकि रिसर्चर हूँ और हमारी टीम रिसर्च करती है, तो हमने उन विषयों पर ट्रांसफर ऑफ पावर का डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा, और इसके अलावा उस समय की इंटरनेशनल परिस्थितियाँ, खासतौर से फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, और यूएनओ का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें जो 9 बैठकें हुई, उन बैठकों में क्या हुआ, ये बात ध्यान में देने वाली है। खैर, लेकिन देश, संसार में ये दिख रहा है कि संसार में, पूरे संसार में अलग अलग जगह पर हमास के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि इजरायलियों के 200 से ऊपर लोग, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनको होस्टेज बनाकर रखा हुआ है, उनकी हत्याएं कर कर के फेंक रहे हैं, उनकी हत्याएं कर कर के वीडियो जारी कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और हमास लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहा है। लेकिन साहब, संसार में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि हमास के पक्ष में खड़ा है। उसको इजराइल के जो म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में 5000 से ऊपर मिसाइलें दाग देना, बच्चों को किडनैप कर लेना, दौड़ा दौड़ा के उनकी हत्याएं करना, जिन पंडालों में कार्यक्रम चल रहा था उनमें सीधा सीधा मशीन गन से फायर करना, किसी को नहीं दिखता। दिखता तो क्या है कि भाई हमास के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ सिविलियंस के ऊपर नुकसान हो रहा है। सिविलियंस ने हमास को चुना था, वहाँ जो ऑटोनोमस गवर्नमेंट बैठती है उसमें हमास को चुना था उन सिविलियंस ने। वो सिविलियंस सारे के सारे सहयोग कर रहे थे। खैर, ये विषय दूसरा है, और मुझे लगता है कि आतंकवाद अब संसार में इतनी जड़ें फैला चुका है कि विश्व के किसी भी कोने में, उनके अंदर, शहरों के अंदर आतंकवादी रहने लगे हैं, और आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना लिया है, आतंकवादियों ने वहाँ स्थान बना लिया है। और अब विश्व अगर अभी भी ना चूका, जैसा कि इटली ने कहा है, इटली की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, क्या उनको कहते हैं, इटली के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका जब दौरा हुआ इजराइल में, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि इजराइल के हम साथ हैं, इजराइल का हम के ऊपर हमला ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वो इजराइल के ऊपर हमला है, हम सभी उनके टारगेट पर हैं, और ये हमला मानवता पर है, ये हमला पूरे यूरोप पर है। मैं कहता हूँ, उनका यूरोप नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए ये हमला पूरी मानवता पर है, ये विश्व के प्रत्येक कोने पर हमला है। और इन हमलावरों को अगर जड़ से अभी समाप्त न किया गया, देवासुर संग्राम ना हुआ, ऐसा याद आता है कि भारत में नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। देवासुर संग्राम के विषय में जब पढ़ना शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो समझ में आता है कि एक तरफ संसार के देवता और दूसरी तरफ असुर। ये रामायण का युद्ध भी याद आता है कि एक तरफ विद्वान रावण, जो कि असुर बन गए, असुर है, राक्षस है, और दूसरी तरफ भगवान बनवासी राम, जो कि सात्विक शक्तियां हैं। विद्वान है तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, विश्व का ज्ञाता है तो क्या हुआ, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है तो क्या हुआ, था तो राक्षस ही। ब्राह्मण था तो क्या हुआ, था तो राक्षस ही।
इसलिए राक्षस का वध करने में ही भलाई है। लंका के अंदर एक 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 लाख बेटे जिसके हों, 1.25 लाख जिसके नाती हों, 1 करोड़ से ऊपर वहां की आबादी हो, ऐसे पूरे लंका का समूल नाश भगवान ने किया था। अगर वैसा समूल नाश न किया होता और उनमें से भी जो सात्विक शक्ति थी उसी को सत्ता पर न बिठाया होता, तो उस समय ही विश्व ऐसा दहल रहा होता और हम सब ना होते। ऐसा ही अगर आप महाभारत के युद्ध को देखेंगे तो भी भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों के द्वारा पूरी कौरव सेना समाप्त करवाई, क्योंकि वो दुष्ट थे, वो आतंकवादी थे, वो पूरे विश्व पर अत्याचार करना चाहते थे, वो महाभारत के मुख्य किरदार थे। ऐसा ही आज समझ में आ रहा है कि जो विलक्षण लोग हैं, या मैं कहूँ कि ऐसे लोग जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के हैं भारतीय ग्रंथों के अनुसार, वो पूरे विश्व भर में आज आतंक मचा रहे हैं। लेकिन उनमें भी विभीषण जैसी शक्तियां हैं। अब वो आप गलत संदर्भ में लें, बात अलग है। लेकिन यूएई ने जैसे यूएनओ में कहा, और उन्होंने कहा कि हमास को तुरंत इजरायली लोगों को जिनको उन्होंने गिरफ्तार करके रखा है, जिनको हॉस्टेज बनाकर रखा है, जिनको पकड़ कर रखी है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हम किसी भी पक्ष में नहीं, मानवता के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के सिविलियंस का भी ध्यान इसराइल को रखना चाहिए, लेकिन बड़ी कड़ाई से कहा कि हमास को तुरंत उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सऊदी प्रिंस ने जो कहा वो अपने आप में अद्वितीय था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनकी बात से मैं सहमत नहीं। उन्होंने भारत का इलस्ट्रेशन ज़रूर दिया, और इलस्ट्रेशन में ये कहा कि भारत स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहा था, ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहा था, ईसाई आक्रांता वहाँ 250 वर्षों से बैठे हुए थे, लेकिन भारत शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, बिना खड़क बिना ढाल कर रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में शांति यात्राएं निकाली जा रही थी, पीस निकाली जा रही थी। ऐसे शांति दूतों को इजराइल में भेज देना चाहिए, ऐसे शांति दूतों को हमास में भेज देना चाहिए, जैसा जिनका विचार है। लेकिन मैं उस समय जब कन्फ्लिक्ट हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब बैठकें शुरू हुई, यूएस भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, और 5 जो आज की 5 पी हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके बीच में जब बैठकें हुई तो ऐसी 9 बैठकें हुई। उन 9 बैठकों में तय क्या हुआ? उसमें ये तय हुआ कि लीग ऑफ नेशन, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसी प्रकार का संगठन एक लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन लीग ऑफ नेशन बनने के बावजूद विश्व युद्ध को वो रोक नहीं पाए थे। और विश्व युद्ध 1 और 2 में बहुत फर्क नहीं था, 20 साल का फर्क था केवल। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद सबने चर्चा की, और ये हुआ कि जब तक उपनिवेशवाद खत्म नहीं होगा तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकती। उपनिवेशवादी कौन था? सारा यूरोप तो उपनिवेशवाद फैलाया था। उसमें नीदरलैंड अपने हिसाब से कब्जा किया था, इटली अपने हिसाब से कब्जा किया था, फ्रांस आधे संसार पर अपने हिसाब से, स्पेन अपने हिसाब से, हंगरी अपने हिसाब से। कौन नहीं कब्जा किए था? ऑस्ट्रिया बहुत बड़े देशों में हुआ करता था, जर्मनी बहुत आतंकी देशों में हुआ करता था, और इंग्लैंड तो हम सब जान रहे, हम खुद भी उसी के गुलाम थे। तो ऐसे सभी कंट्री जो उपनिवेशवाद अफ्रीका में और एशिया में मचाए हुए थे, पहले वो अमेरिका में भी मचाए हुए थे, वो उपनिवेशवाद, ये तय हुआ कि जब तक उपनिवेशवाद खत्म नहीं होगा तब तक विश्व युद्ध खत्म नहीं हो सकता। अगर उपनिवेशवाद चलता रहेगा तो ये युद्ध चलता ही रहेगा और इसमें लोग मरते ही रहेंगे। ये तय हुआ कि सबसे पहली कंडीशन इसमें यह है कि सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ेगा। आप समझो कि इंग्लैंड जैसे कंट्री में, यूके जिसको कहते हैं, वहाँ 57 से ऊपर देशों के ऊपर जिसका कब्जा हो, लेकिन वो जर्मनी से लगभग विश्व युद्ध हार चुका था, वो टूटा फूटा पड़ा था, उसकी दशा बहुत खराब थी। यूएसए की बात मानना स्वाभाविक था। स्टालिन अपने आप में, चूंकि स्टालिन ने, रशिया ने क्या किया था, यूएसएसआर बना लिया था और वो विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर बैठा हुआ था। आप सोचो कि आज भी रशिया संसार के लगभग 15% भूमि पर बैठा हुआ है। जो संसार के पास भूमि है, 15% भूमि पर इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से बैठ पाया था। तो रशिया तो बैठा हुआ था, उसने यूएसएसआर बना लिया था, इसलिए रशिया को कोई उपनिवेशवाद की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने तो वो सब रशिया हो चुका था, यूएसएसआर हो चुका था। इसलिए स्टालिन अड़ गया। स्टालिन ने कहा जब तक भारत आज़ाद नहीं किया जाएगा, जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, तब तक यूएनओ बनने का कोई मतलब नहीं होता। सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र करना ही प्राथमिकता थी। तब तक यूएनओ पर साइन ही नहीं हुए जब तक ये तय नहीं हो गया कि सभी को स्वतंत्र करना है। भारत तो आंदोलन लड़ रहा था बिना खटक बिना ढाल,
तो फिर मॉरिशस कैसे स्वतंत्र हुआ, मालदीव कैसे स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका क्या इस स्थिति में था कि वो युद्ध कर लेता, म्यांमार इस स्थिति में था कि वो युद्ध कर लेता। अरे ये छोटे छोटे टापू जिन पर कंट्री बने हुए हैं, ये इस स्थिति में नहीं थे कि वो इंग्लैंड से लड़ सकते थे। भारत तो लड़ सकता था, भारत लड़ भी रहा था, और भारत ने तो स्वतंत्र सरकार भी बना ली थी। आप सोचिए कि निकोबार में उस समय सरकार चल रही थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। उसकी अपनी करेंसी थी, 15 से ऊपर देशों ने उसको रिकॉग्निशन दे रखा था। उसकी अपनी करेंसी थी, उन्होंने अपने राजदूत अपॉइंट कर रखे थे, और राजनयिक रिकॉग्निशन मिल चुकी थी, अपनी करेंसी छाप चुके थे। तो भारत में गवर्नमेंट बन चुकी थी और वो गवर्नमेंट अंदर की तरफ चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं। भारत में गवर्नमेंट इन एग्जाइल उससे पहले बन चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर। आपको याद होगा राजा महेंद्र प्रताप वहाँ पर गए थे उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट विद इन इंडिया बनाई थी, और निकोबार उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। उनके पास अपनी फोर्सेस थी, अपना झंडा था, अपनी करेंसी थी, सब कुछ अपना था। जब हमने एकीकरण देश का किया है तो उन एकीकरण में 4 प्रकार के एकीकरण हुए हैं। एक तो वो जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, दूसरा वो जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तीसरा वो जो कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करते थे, और जो पार्ट डी स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट। पार्ट डी स्टेट में निकोबार आया करता था, और निकोबार का जो खजाना और उसका जो पूरा सिस्टम भारत में अधिनियम के बाद हुआ था, वो लाल किले में, ऐसा कहते हैं दिल्ली के लाल किले में रख दिया गया था। उसको खोलने की हिम्मत नेहरू भी नहीं कर पाए थे, वो सारा सामान वहाँ रख दिया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की ऐसा कहा गया मृत्यु होगी। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का समाचार होना, क्योंकि सुबह ऐसा भी लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत समय तक जीवित रहे, अयोध्या में रहे। क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों को पता होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन ये जो प्रिंस कह रहे हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट अपने आप में अधूरा है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिना खटक बिना ढाल भारत ने स्वतंत्रता ले ली। वैसा ही आंदोलन हमास को चलाना चाहिए, और ख़ास तौर से उन्होंने हमास के आतंकियों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कंपेयर कर दिया। कमाल है साहब। आप सोचकर देखिए, ये वैसे ही है जैसे कि भारत पर मुगलों का हमला हुआ, वो वहाँ से समरकंद से आए, उन्होंने भारत पर कब्जा किया, भारत स्वतंत्र हो जाए, और स्वतंत्र होने के बाद समरकंद के लोग फिर ये कहें कि भारत तो हमारी भूमि है। ये वैसा ही है कि उनके जो फॉलोवर तैयार हुए, वो लोग जो यहाँ बस गए, वो ये कहें कि नहीं, हमारा तो 500 वर्षों तक भारत पर कब्जा रहा। वो ऐसा ही होगा जैसा वो ये कहें कि आज हिंदुओं ने, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो भारत का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, उसने ऑक्यूपेशन करके रखा है। आप सोचो कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा, तो हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहता है, हमारे ही हिस्से को इंडिया ऑक्युपाइड कहता है। ऐसे ही समरकंद के लोग ये कहें कि मोदी ऑक्युपाइड इंडिया, मतलब ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करें कि भाई मोदी जी काफिर बिठा दिए गए हैं और ये ऐसा है वैसा है, तो समरकंद के लोग या समरकंद से जो आए, या जो ईस्ट जो 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 पीछे से आए, मंगोल आए या तुर्क आए, वो उनके जो फॉलोवर जिंदा हैं भारत में, वो ये कहें कि ये भूमि तो हमारी थी। वैसा ही, और वो उस पर आतंक फैला रहे हो, फैलाते ही हैं, उस पर आतंक फैलाए हों, और भारत को स्वतंत्र करने की बात कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना है दारुल हरम से। तो दारुल इस्लाम बनाना है मतलब क्या? मतलब तो वही है ना कि ये हमारी भूमि थी, ये ऑक्यूपेशन में थी। सऊदी प्रिंस भी यही कह रहे हैं, टर्की अल फैजल, वो ये कह रहे हैं कि साहब भारत की तरह आंदोलन चलाना चाहिए। आप देखो कितनी चालाकी के साथ ये तो कह रहे हैं हमास को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए, हमास को कैद नहीं करना चाहिए, हमास को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हमास को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। आप सोचो, भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं, गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप सोचो कि गांधी के साथ कंपेयर करना और ये कहना कि गांधी वाले रास्ते को अपना लो, बिना खटक बिना ढाल वहां इस्तेमाल कर लो। आतंकवादियों को कहा जा रहा है कि बिना खटक बिना ढाल, जबकि हकीकत यह है कि 4000 वर्षों से वहां पर यहूद बैठे हुए हैं।
वो यहूदी भूमि है, उसको कभी पैलेस्टीन नाम भी नहीं दिया गया था। पैलेस्टीन नाम तो तब दिया गया था जब ऑटोमन अंपायर ने उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। ऑटोमन अंपायर ने कब्जा करने के बाद आक्रांताओं का हम जानते हैं कि आक्रांता किसी भूमि पर घुसते हैं तो सबसे पहले उस भूमि पर नामकरण करते हैं, उनके नाम बदलते हैं। चले जाइए दिल्ली में, दिल्ली में आपको नई दिल्ली के अंदर ऐसा लगेगा कि नई दिल्ली में नहीं, इस्लामाबाद में हैं आप। क्यों? क्योंकि सारे मुस्लिम नाम आपको वहाँ पर मिलेंगे। वैसे ही आक्रांताओं का सबसे पहला स्वभाव होता है कि आपका जो वैभव है उसकी निशानियों को समाप्त करना, आपकी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को समाप्त करना, आपका जो लिटरेचर है उस लिटरेचर को समाप्त करना, आपके जो मंदिर मठ हैं उनको समाप्त करना और उसका नामकरण करना। आप सोचो कि टर्की अल फैजल ये कह रहे हैं कि हमास के आतंकवादी जो फिलिस्तीन पर ऑक्युपाइड बाय इजराइल है, वो फिलिस्तीन की भूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, फिलिस्तीन कोई देश नहीं है। फिलिस्तीन एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है जो इजराइल के कब्जे में है, जिसका एक्सटर्नल अफेयर इजराइल के पास है, लेकिन वो ऑटोनॉमस क्षेत्र है। हुआ क्या था, इजिप्ट ने कब्जा करके, पहले ऑटोमन अंपायर ने कब्जा करके रखा था, ऑटोमन अंपायर तोड़ी अंग्रेजों ने जब वहाँ कब्जा किया, तो ऑटोमन अंपायर के बाद उस क्षेत्र को इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। इजिप्ट से जब उनका दोबारा युद्ध हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन डेमोग्राफी इजिप्ट की आ चुकी थी, यानी कि इजिप्ट के रहने वाले लोग वहाँ पर विराजमान हो चुके थे। वही जो इजिप्ट के रहने वाले लोग हैं, जो इजिप्टियन जेनेसिस के लोग हैं, वो अपने आप को आज वहाँ ये कह रहे हैं कि इजराइल ने मेरी भूमि कब्जा करके रखी। बिल्कुल मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ और कब्जा करने के बाद आज अगर उस भूमि पर हम बैठे हुए हैं तो वो ये कहें कि इंडिया ऑक्युपाइड लैंड है हमारी, समरकंद वाले कहें कि भारत ने हमारी भूमि ऑक्युपाइड करके रखी है। वैसा ही कुछ ये टर्की अल फैजल उनके लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैंने पूरी बात आपको बताने की कोशिश की कि ये जो टर्की अल फैजल हैं वो हमास का विरोध भी कौन से स्टाइल से कर रहे हैं पता नहीं, और लेकिन यूएई ने बड़े साफ तौर पर हमास को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन साथ में हर कोई वो सिविलियंस ये वो सब चल रहा है। हाँ, भारत ने भी ऐसा किया है, भारत ने हमास को क्रिटिसाइज किया है, साफ तौर पे कहा है हम इजराइल के साथ हैं। ऐसे दुख की घड़ी में 2-3 बार उनकी फ़ोन पर वार्ता भी हुई। विश्व के बड़े लीडर्स इजराइल जा भी रहे हैं, लेकिन भारत ने मानवीय सहायता भी फ़िलिस्तीन में भेजी है कि जो महिलाएं बच्चे हैं, जो छोटे लोग हैं। अब देखना ये है कि लगातार इजराइल ये कह रहा है कि जो कोई भी मानवीय सहायता भेज रहा है उसको ये सिक्योर करना चाहिए कि हमास के आतंकवादियों के पास न पहुंचने पाए, ज़रूरतमंदों के पास ही पहुंचे। जो महिलाएं बच्चे हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं ऐसा कह रहे हैं, उनके पास ही पहुँचे। कितना कारगर होगा ये फार्मूला पता नहीं, क्योंकि ऐसी सहायता तो उस समय अफ़गानिस्तान में भी भेजी जा रही थी, लेकिन अफ़गानिस्तान में कौन बैठा फाइनली। और ऐसी सहायताएं अगर अभी इनको भेज दी जाएं तो फाइनली कौन बैठेगा वहाँ। और इजराइल इस चक्कर में बिल्कुल लगा हुआ है कि हम लेबनान को भी ख़त्म कर देंगे। लेबनान के बॉर्डर से आपको मैं बता दूं कि लेबनान के बॉर्डर से इजराइल ने अपने जो वहाँ गांव बसे हुए थे, जो घर बसे हुए थे, जो इलाके बसे हुए थे, उनको सबको एहतियातन वहाँ से खाली करवा लिया है। जो गाज़ा के बॉर्डर पर लोग उनके रहते थे उसको भी खाली करवा लिया है। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ युद्ध करने की बिल्कुल फाइनल, वो हिजबुल्लाह के एरिया में लेबनान पर हमले कर ही रहा है, वो गाज़ा पर हमले कर ही रहा है, वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। संसार का कोई कंट्री उनसे ये नहीं कह पा रहा है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। उसका कारण है इस संसार का कोई कंट्री उनसे कह नहीं सकता, क्योंकि हमास आज भी हमले कर रहा है, हमास आज भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमास ने आज भी उनके लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, हमास आज भी लोगों के सर कलम करके वापस भेज रहा है, हमास आज भी वहाँ रेप से लेकर बच्चों के साथ गलत कर रहा है। तो कौन जस्टिफाई कर सकता है? कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। विक्टिम बन के तो खेला जा सकता है, लेकिन आप हमले भी करें और आतंकी गतिविधि भी करें और ये भी कहें कि इजराइल चुप रहेगा, इजराइल को चुप रहना चाहिए, उस एरिया पर हमला नहीं करना चाहिए, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो बाइडन ने साथ कहा वहाँ मानवीय सहायता भेजनी चाहिए, लेकिन जो बाइडन ने कहा कि इजराइल को फंडामेंटल राइट है, इजराइल को राइट है अपनी डिफेंस का, इजराइल को राइट है अपने आप को सिक्योर करने का। ऐसा इटली ने भी कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति जाने वाले हैं, ऋषि सुनक अभी होकर आए हैं वहाँ पर। पूरा विश्व इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम कंट्री भी बहुत बड़ी तादाद में इजराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो जब दबी जवान में कुछ कह रहे हैं। अगर मुस्लिम कंट्री एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मुस्लिम कंट्रियों का ये विनाश का समय है, इसको विनाश
की तारीख ही कहा जा सकता है, इसको देवासुर संग्राम भी कहा जा सकता है, इसको मानवता को बचाने का संग्राम भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर राक्षसों का, मलेच्छों का संसार में जमावड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं आपको बता दूं, महाभारत के युद्ध में 138 करोड़ लोग मारे गए थे। अभी भी मलेच्छों की संख्या संसार में 138 करोड़ हो नहीं पाई है। 5 पांडवों ने भगवान के साथ मिलकर भगवान के दिशा पर, आप सोचिए, 5 पांडवों ने पूरी कौरव सेना 138 करोड़ की खत्म कर दी थी। वो भूमि, जिस भूमि पर वो युद्ध हुआ था, आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि काली है, लाल है। क्यों? क्योंकि इतना नरसंहार हुआ था। आप सोचो कि 5000 7000 साल पहले हुआ, वो आज भी भूमि वैसी है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि ये देवासुर संग्राम टाइप का है, और इसमें तभी कुछ हो सकता है जब भारत की एक महती भूमिका हो। भारत इसीलिए वो बार बार जो 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 टर्की तुर्की, प्रिंस तुर्की कह रहे हैं सऊदी अरेबिया के, वो इसीलिए भारत का नाम मुझे लगता है ले रहे हैं कि भारत के आधार पर ऐसे वैसे। लेकिन मैं उस बात से उनकी सहमत नहीं हूँ कि भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन बिना खटक बिना ढाल लड़ा गया था, वैसे ही लड़ना चाहिए। ऐसे ये और हमास के जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को गांधी जी से तो कंपेयर करना गांधी की इंसल्ट ही होगी। भारत की इंसल्ट की है उन्होंने। भारत को इस पर जवाब देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।